तो बच्चों जिन्होंने अभी ज्वाइन किया होगा उनको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग क्लास 11 से कहीं ना कहीं नाम सुनते आ रहे हैं, निकालते आ रहे हैं, बट एक्चुअली क्या होता है ये हमें नहीं पता। पता हो आपको तो बहुत अच्छी बात है, आज इसी को जानेंगे। लेक्चर में फिर से बता दे रहा हूँ, डिस्कशन ज़्यादा होगा और बोर्ड पे आज मैं कम लिखूंगा, आप कॉपी में भी कम लिखेंगे। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया होगा। क्लास जूम पे भी लाइव है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी चल रही है हमारी। हम लोग 3 तरह की बॉडी की स्टडी करते हैं, 3 तरह की बॉडी की स्टडी करते हैं। वो 3 तरह की बॉडी होती है हमारे पास, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ये डस्टर है, तो डस्टर में क्या है, लंबाई भी है यानी लेंथ भी है, एक विड्थ भी है और एक हाइट भी है। तीनों चीज़ें हैं, यानी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इसमें 3 डायमेंशन हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशन की बात हो रही है। फिर 2D क्या हुआ, जिसमें 2 डायमेंशन की बात हो, यानी LBH में से कोई 2, किन्हीं 2 की बात हो। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि आप अपनी कॉपी से एक पेज निकाल लीजिए, उस पेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो पेज ऐसा दिखाई देता है। उसमें केवल 2 चीज़ें होती हैं, एक मान लेते हैं ये लेंथ है और ये विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई है। इसमें वो ऊंचाई या मोटाई की बात हम लोग नहीं करते एक पेज में, कॉपी की नहीं बात कर रहा हूँ, एक पेज में। जब हम एक पेज की बात करते हैं तो हम लोग केवल, जैसे मैं आपसे कहूँगा कि मुझे एक बड़ा पेज चाहिए, तो तुम कैसा पेज निकाल के दोगे, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा हो। मैंने कहा छोटा पेज चाहिए तो तुम छोटा सा फाड़ के दे दोगे, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों कम होगी। लेकिन मैं कभी तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मुझे एक ऊंचा पेज चाहिए, मुझे एक मोटा पेज चाहिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। पेज में जैसे तुमने A4 साइज पेपर का नाम सुना होगा, तो A4 क्या होता है, उसका साइज होता है। A4 क्या होता है, उसका साइज होता है। उसकी लेंथ, लंबाई और चौड़ाई जो होती है ना, वो डिफाइन होती है। उसमें मोटाई की हम लोग बात नहीं करते हैं। हालांकि पेपर मोटा हो तो अच्छा आता है लिखने में, लेकिन आप कभी भी कॉपी खरीदने मार्केट में जाते हो तो आप ये कहते हो कि मुझे एक बड़ी कॉपी चाहिए, एक मोटी कॉपी चाहिए, तो मोटी कॉपी में पेजेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं एक पेज की बात करूं तो उस एक पेज की मोटाई को लेकर के आप नहीं कहते हो। समझ में आई इतनी बात? तीसरे तरह की बॉडी है 1 डायमेंशनल बॉडी। 1 डायमेंशनल बॉडी का एग्जाम्पल, जैसे ये वायर है मेरे पास, अगर मैं इतना पार्ट देखूं तो तुम कहोगे वायर बहुत छोटा है, मैंने इसको और बड़ा कर दिया तो तुम कहोगे वायर बहुत लंबा है। तो वायर के केस में जब हम लोग बात करते हैं तो उसकी लंबाई की बात करते हैं, ना तो उसकी चौड़ाई की बात करते हैं, ना उसकी ऊंचाई की बात करते हैं। मैंने तुमसे मार्केट्स में बोला कि मार्केट जाइए और 2 मीटर का वायर ले आइए, 4 मीटर का वायर ले आइए, तो मैं लंबाई की बात कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि 2 मीटर लंबा हो और 2 सेंटीमीटर चौड़ा वायर हो। चौड़ाई की बात या ऊंचाई की बात वायर में नहीं करते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास जिनमें हम लोग लंबाई की ही बात करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास जिसमें हम लोग 2 डायमेंशन की बात करते हैं, लंबाई चौड़ाई, पेज का मैंने एग्जाम्पल बनाया है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोग तीनों डायमेंशन की बात करते हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी बॉडी इसी शेप की होंगी, ये तो मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया है केवल। तो जिन बॉडी में हम एक ही डायमेंशन की बात करते हैं उनका एग्जाम्पल हो गए जैसे वायर, थ्रेड यानी कि धागा, है ना। और जिन बॉडी में हम लोग लेंथ और विड्थ की बात करते हैं, लेंथ और विड्थ का मतलब सरफेस, वहां पे सरफेस है, और अगर सरफेस है तो वो सरफेस जो होगी या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, है ना। तो सरफेस की जब भी बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं एक्चुअली एरिया की। 2 डायमेंशनल में हम लोग बात करते हैं एक्चुअली एरिया की, 1 डायमेंशनल में बात करते हैं एक्चुअली लेंथ की, ठीक। और 2 डायमेंशनल बॉडी का एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया हमारा, पेपर, ये क्या एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल और दूं 2 डायमेंशन का, हम लोग जब ज़मीन खरीदते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना हमें 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट चाहिए, जनरल लैंग्वेज में यही बोलते हैं। वहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट का मतलब क्या होता है, 1000 स्क्वायर फीट क्या होता है वहाँ पे, देखिए क्या होता है, वो प्लॉट ऐसा ही होता है रेक्टेंगुलर। मैंने कहा मुझे 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट चाहिए, तो वो कुछ ऐसा होगा कि 50 फीट का ये फ्रंट होगा और 20 फीट की इसकी गहराई होगी या इसकी डेप्थ होगी, ऐसा प्लॉट होगा। इस प्लॉट में 2 ही डायमेंशन की तो तुम बात करोगे कि इतना लंबा और इतना चौड़ा है, उसकी प्लॉट की मोटाई या ऊंचाई की तो बात नहीं करोगे ना, तीसरी डायमेंशन तो उसमें नहीं आएगी ना।
तो दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मेजरमेंट 2 डायमेंशन में किया जाता है जैसे प्लॉट का साइज। दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो एनालिसिस किया जाएगा तो एक ही डायमेंशन में किया जाएगा, जैसे हमारे बाल के, उनके बाल बहुत लंबे हैं, यानी 1 डायमेंशनल लेंथ की बात हो रही है। और फिर बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो 3 डायमेंशन होती हैं। जैसे आप बाजार में जब कॉपी खरीदने जाते हो, आप कहते हो मुझे मोटी कॉपी चाहिए और बड़ी कॉपी चाहिए, तो बड़ी कॉपी का मतलब लंबाई चौड़ाई ज़्यादा, और मोटी कॉपी का मतलब कि उसमें पेजेस ज़्यादा हों। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई तीनों की आपने बात कर ली। तो जहाँ तीनों की बात करते हैं हम लोग, वहाँ 3 डायमेंशनल बॉडी, और जहाँ 2 डायमेंशन की बात करते हैं जैसे यहाँ कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल बॉडी, और जहाँ केवल 1 डायमेंशन की बात करते हैं वो 1 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है। अच्छा, 1 डायमेंशनल में लेंथ की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल में एरिया की बात करते हैं, तो 3 डायमेंशनल में किसकी बात करते हैं? तो बच्चों 3 डायमेंशनल में हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की, या वेट की, या मास की। ठीक, बना लीजिए बच्चों ये सारे एग्जाम्पल आप लोग जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। तो 3 तरह की बॉडी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा सा कि किन बॉडी में हम लोग वेट मानते हैं और किन बॉडी में वेट नहीं मानते हैं। जैसे कि हम जो है मैं अपना एक बाल निकाल के अगर अलग रख दूंगा तो भी वेइंग मशीन पे मेरा वेट उतना ही आएगा जितना मेरा वेट पहले था। यानी एक बाल को हटा देने से कहीं पर भी मेरे वेट पे फर्क नहीं आ रहा, यानी हम अपने बाल को क्या मानते हैं? वेटलेस मानते हैं, उसके वेट की बात नहीं करते। इसी तरह अगर अपनी आप कॉपी में से एक पेज निकाल के अलग कर दोगे तो कॉपी का वेट करोगे तब भी उस पर कोई खासा फर्क नहीं आएगा। यानी हम ये मानते हैं कि जो पेज है वो भी वेटलेस है। तो बाल थे 1 डायमेंशनल, यानी 1 डायमेंशनल बॉडी को बच्चों हम लोग क्या मानते हैं? वेटलेस मानते हैं। क्या मानते हैं? वेटलेस मानते हैं। ऐसा होता नहीं है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वेटलेस मानते हैं। वेट तो उसका होगा ही, भले ही कुछ माइक्रॉन्स में हो या बहुत कम हो। इसी तरीके से 2 डायमेंशनल बॉडी जैसे पेपर है हमारा, उसको भी हम लोग बच्चों क्या मानते हैं? वेटलेस मानते हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल बॉडी जैसे कि पूरी आपकी कॉपी हो या जैसे ये डस्टर है, तो इसको हम लोग वेटलेस नहीं मान सकते। तो इसमें वेट होता है, इसमें जो वेट है वो होगा। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये वेटलेस कैसे हो गए, किस तरीके से हमने इनको वेटलेस कह दिया। तो दिखाते हैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहां पर। देखिए वेट का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं मालूम है तो आज मालूम कर लेंगे हम लोग। W बराबर mg, वेट का फॉर्मूला। और m क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो जो बॉडी अभी हमने बनाई थी उस हिसाब से उसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना? ये होता है उसका वॉल्यूम। अब आप देखो पहली बॉडी में केवल लेंथ है और ब्रेड्थ और हाइट ये नहीं है, यानी इनको हमने 0 एज्यूम कर लिया। बहुत कम है तो 0 मान लिया। तो अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0, है ना? और वॉल्यूम 0 हुआ तो ये पूरा 0 हुआ, यानी वेट कितना निकल के आ गया? 0। कौन सी बॉडी का? 1 डायमेंशनल बॉडी का, इसलिए इसको हम लोग वेटलेस मानते हैं। इसी तरह अगर मैं 2 डायमेंशनल बॉडी की बात करूंगा तो उसमें L और B तो होगा, लेकिन H क्या होगा उसका? 0। अगर 2 डायमेंशनल की बात करें तो 0 तो नहीं होगा, लेकिन इतना कम होगा कि जब उससे आप गुणा करोगे तो ये जो संख्या आएगी, ये जो नंबर आएगा बहुत छोटा आएगा, लमसम 0 आएगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। या अगर बहुत ईजी लैंग्वेज में समझना है तो ये समझ लीजिए कि लेंथ और विड्थ तो है लेकिन हाइट नहीं है, यानी हाइट को 0 मान लिया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, यानी वेट कितना आ जाएगा? पूरा 0 आ जाएगा। इसीलिए इसको भी वेटलेस मानते हैं। लेकिन जो तीसरे टाइप की बॉडी है यानी 3 डायमेंशनल बॉडी है, उसमें तो तीनों ही होते हैं, L, B और H तीनों होते हैं, है ना? जब तीनों होते हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम निकलेगा, और वॉल्यूम निकलेगा तो इसका मतलब वेट भी निकलेगा। इसीलिए 3 डायमेंशनल बॉडी को वेट वाला माना जाता है, वेटलेस नहीं माना जाता है। ठीक है, माना क्या जाता है? माना तो इन दोनों को वेटलेस जा रहा है, 3 डायमेंशनल बॉडी में तो वेट होता ही है। ओके, क्यों होता है वो मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक दिया है।
ठीक, इसका मतलब ये समझ में आ गया अभी हम लोगों को कि वन डायमेंशनल बॉडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेटलेस। अगर हम वन डायमेंशनल बॉडी की बात करेंगे तो वेटलेस। अगर हम टू डायमेंशनल बॉडी की बात करेंगे तो भी वेटलेस। लेकिन अगर हम 3D की बात करेंगे तो उसमें हम लोग वेट की बात करेंगे। तो वन डायमेंशनल में अगर वेट की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? लेंथ की बात करेंगे। टू डायमेंशनल में भी वेटलेस है, चलो लिख देता हूं पूरा। तो इसमें अगर वेट की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? एरिया की बात करेंगे, यानी लेंथ की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, वेट की बात नहीं करेंगे। और 3D में वेट की बात करेंगे हम लोग। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हो गया? 1D और 2D बॉडी जो होती हैं वो वेटलेस है और 3D बॉडी के पास वेट होता है। अब हम सब लोग ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो एक बिंदु पर केंद्रित या एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है और उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, हिंदी में गुरुत्व केंद्र कहते हैं। जहाँ पर हमारी बॉडी का वेट काम करता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर इसका मतलब इनमें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ही नहीं क्योंकि इनमें तो वेट ही नहीं है। भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर डेफिनेशन लिखें तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया? सेंटर ऑफ वेट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। लेकिन इनमें तो वेट ही नहीं है तो इनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा? नहीं होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो केवल 3 डायमेंशनल बॉडी में होगा, इनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। तो इनमें क्या होगा? तो इन बॉडी का जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। अब आप कहेंगे जैसे ये तो सेंटर ऑफ वेट है तो इनमें किसका सेंटर ढूंढा जा रहा है? इसमें किसका सेंटर ढूंढा जा रहा है? तो वन डायमेंशनल बॉडी में सेंटर ऑफ लेंथ, सेंटर ऑफ लेंथ इज नोन एज सेंट्रॉइड। और टू डायमेंशनल बॉडी में सेंटर ऑफ एरिया इज नोन एज सेंट्रॉइड। वन डायमेंशनल बॉडी में सेंटर ऑफ लेंथ इज नोन एज सेंट्रॉइड एंड टू डायमेंशनल बॉडी में सेंटर ऑफ एरिया इज नोन एज सेंट्रॉइड एंड 3 डायमेंशनल बॉडी में सेंटर ऑफ वेट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी 1 और 2 डायमेंशनल में सेंट्रॉइड होता है और 3 डायमेंशनल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर इनको भी हम वेट वाला मान लें, अगर इनमें भी वेट ले आए तो जो पॉइंट एक्चुअली सेंट्रॉइड है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा। पॉइंट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे कोई बॉडी ये है, अगर ये वेटलेस है, एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, एक आयत बनाया है, अगर ये वेटलेस है तो इसका सेंटर तो ये है, तो मैं इस सेंटर को क्या कह रहा हूं? सेंट्रॉइड। लेकिन अगर इस बॉडी के अंदर वेट है तो इसी पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर वेटलेस एज्यूम करके कर रहे हैं तो जो सेंटर है उसको सेंट्रॉइड कहेंगे, और जब हम वेट के साथ बात कर रहे हैं तब उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। तो एक्चुअली वो पॉइंट वही होता है, चाहे सेंट्रॉइड हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, वो पॉइंट की लोकेशन तो वही होती है, नाम अलग अलग है। वेट और वेटलेस के हिसाब से नाम अलग अलग है। चलिए आगे थोड़ा सा और समझते हैं इसी में। सेंट्रॉइड 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल के लिए यूज होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 डायमेंशनल के लिए यूज होगा। अब जैसे मैंने कहा कि 1 डायमेंशनल बॉडी में सेंटर ऑफ लेंथ इज सेंट्रॉइड, तो ऐसे समझ लिए जैसे एक वायर है आपके पास 2 मीटर लंबा है, तो इसका सेंटर कहां पर होगा? इसका सेंटर होगा यहां पर बीच में। तो ये लेंथ 1 मीटर होगी और ये लेंथ 1 मीटर होगी और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? इसका सेंट्रॉइड कहलाएगा। क्योंकि वायर को वेटलेस मानते हैं तो उसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहेंगे। एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक और,
कि जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी को लटकाने पर, जैसे आप पकड़ लीजिए या उसको किसी धागे से बांध दीजिए, जैसे ये बॉडी है, इसको कहाँ से हम लोग लटकाएं, किस पॉइंट से पकड़ें कि ये ऐसे ही बना रहे, बैलेंस रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, हिले डोले नहीं। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जिसके अबाउट बॉडी को सस्पेंड करने पर, लटकाने पर बॉडी उसी पोजीशन में रुकी रहे। जैसे आप सोच के देखो, आपको मैंने एक कॉपी दे दी, बल्कि कॉपी का पेज दे दिया एक, और मैंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे ही रहे, हॉरिजॉन्टल रहे बिल्कुल, है ना, तो तुम उसको कहाँ से बांधोगे? धागा लाए और बिल्कुल उसके सेंटर से बांधोगे कि नहीं बांधोगे? और सेंटर से अगर इधर से बांधा तो वो तुरंत ऐसे हो जाएगा, सेंटर से अगर तुमने इधर बांधा तो तुरंत वो ऐसे हो जाएगा, लेकिन सेंटर पे जब बांधोगे तो वो रुका रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हमारा ये भी है, ये जो मार्कर पेन है हमारे पास, अगर इसको हम लोग देखें तो अगर मैं इसको बीच से पकड़ता हूँ तो देखो ये रुका हुआ है एकदम, लेकिन अगर मैं इसको किनारे से पकड़ता हूँ तो घूम गया, अगर मैं इसको इस किनारे से पकड़ता हूँ तो भी घूम गया। यानी इस पॉइंट के अबाउट ये बैलेंस नहीं है, ये एक बीच में कोई पॉइंट है उसके अबाउट बैलेंस है, वो पॉइंट होता है सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रॉइड 1D 2D के लिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3D के लिए। तो जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी को सस्पेंड किया जाए और बॉडी स्टेबल रहे, तब हम उस पॉइंट को सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है। चलिए तुम खुद सोचो ना, ये वायर तुम्हारे पास है, इसको अगर तुम लटकाओगे तो कहां से लटकाओगे कि ये बैलेंस रहे? तो तुम कहां से लटकाओगे? मिड पॉइंट से लटकाओगे, मिड पॉइंट से लटकाओगे, इसलिए मिड पॉइंट इज सेंट्रॉइड। इसी तरह से अगर 2D की हम लोग बात करेंगे तो 2D में सेंटर ऑफ एरिया इज सेंट्रॉइड। तो उस केस में जैसे ये आपका पेज है, ये पेज है आपका रेक्टेंगुलर, ऐसे थोड़ा शेड कर दे रहा हूं क्योंकि सरफेस है इसमें, तो इसका सेंट्रॉइड कहां होगा? यहां कहीं होगा, बीच में होगा, ऐसे होगा। तो तुम कहोगे सर ऐसे तो हर बॉडी का सेंट्रॉइड बीच में ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो एक एग्जांपल और देता हूं तुम्हें। लो, मैंने ये ऐसे कुछ शेप बना दिया, इस तरह से ऐसा बना दिया, ये है लो। अभी तुम्हें लगता है कि इसका सेंट्रॉइड बीच में होगा एकदम, कि इसको अगर मुझे लटकाना हो तो मैं बीच वाले पॉइंट से लटका दूंगा तो काम हो जाएगा, कि यहां कहीं होगा इसका सेंट्रॉइड? ऐसा नहीं पता लगा सकते। इसका सेंट्रॉइड अब बीच में ना होगा, इधर उधर कहीं शिफ्टेड होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं शिफ्टेड होगा, क्योंकि उसका शेप नॉन यूनिफॉर्म है। किन बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड बीच में होता है? जो बॉडी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब हर तरफ से सेम होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर तरफ से सेम होती है। ठीक है, जैसे जितनी इधर चौड़ाई उतनी इधर चौड़ाई, जितनी इधर लंबाई उतनी इधर लंबाई, तो ये सेंट्रॉइड हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं, इसको अगर देखेंगे तो जितनी इधर लंबाई उतनी इधर लंबाई, तो ये सेंट्रॉइड हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इधर कुछ अलग है, इधर अलग है, ऊपर अलग है, नीचे अलग है। इसलिए ऐसी बॉडी में जो होगा वो सेंट्रॉइड हम लोग नहीं बता सकते कि बीच में होगा कि दाएं होगा कि बाएं होगा, कहीं भी हो सकता है। और एक और ख़ास बात है कि सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको, जैसे ये मैंने एक रॉड ये है और एक रॉड ये है, इनको एल शेप में जोड़ दिया, तो इसका अपना सेंट्रॉइड इस वाले का तो यहाँ है और इस वाले का तो यहाँ है। लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर दिया, तब जब हम इनका सेंट्रॉइड निकालते हैं, तो वो सेंट्रॉइड यहाँ कहीं निकल के आता है। निकालने का मेथड अभी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन वो सेंट्रॉइड कहाँ निकल के आता है? बॉडी के बाहर निकल के आता है। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो, मैंने अपने 2 पेन लिए और दोनों पेन्स को जो है ऐसे एल शेप में बना लिया, जैसे ये है। अब तुम इसको किसी भी पॉइंट से पकड़ लो, ये ऐसे नहीं रुका रहेगा। जिस पॉइंट पे रुका रहेगा वो सेंट्रॉइड हो जाता। तुम यहां से पकड़ोगे तो देखो घूम गया, ठीक है। तुम कहीं से भी पकड़ लो, तुम यहां से पकड़ोगे तो घूम गया, तुम इस वाले मार्कर को यहां से पकड़ लो तो घूम गया। वो किसी पॉइंट के अबाउट स्टेबल रहेगा ही नहीं, वो हमेशा घूम जाएगा। तो इसलिए इसका कहीं भी कोई पॉइंट ही नहीं होता है जिसके अबाउट ये ऐसे स्टेबल रहे। अब ये नहीं कि इसको कस के पकड़ लिया कि सर देखिए स्टेबल हो गया, नहीं नहीं, आपको लटकाना है उसको, आपको उसको लटकाना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो सेंटर ऑफ वेट, और सेंटर ऑफ मास जो होता है
वो मतलब मास का जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है। और मोस्टली केसेस में यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें ये दोनों बातें एक ही हैं। अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलूँ तो सेंटर ऑफ मास भी वही होगा। और क्यूब हो या क्यूबॉइड हो बच्चों, कोई भी बॉडी हो तुम्हारे पास, अगर 3D बॉडी है तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी बॉडी का सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं बॉडी में ही लाई करे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सेंट्रॉइड पे ज़्यादा डिस्कशन करते हैं ज़रा। 1D और 2D बॉडी पर हमारे पास बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन सेंट्रॉइड एक पॉइंट है, ये हमें समझ में आ गया। या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक पॉइंट है, ये हमें समझ में आ गया। अगर ये फाइंड करना है, अगर ये सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो एक्चुअली पॉइंट की लोकेशन चाहिए, यानी ये पॉइंट कहां पर है ये आपको चाहिए। तो भाई पॉइंट की लोकेशन आपको हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलती है, जिसमें एक ओरिजिन होता है, जिसमें एक्स एक्सिस होती है, जिसमें वाई एक्सिस होती है। ठीक, जिसमें क्या होती है, एक वाई एक्सिस भी होती है। और यहां से जब आप देखोगे तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस 2 है सपोज, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 3,2। तो अगर मैं पूछूंगा कि सेंट्रॉइड क्या हुआ तो तुम कहोगे सर 3,2 हुआ। ये करना है हम लोगों को, ये कोऑर्डिनेट निकालने किसी तरह फाइंड करके। तो कैसे निकालेंगे, उसका क्या मेथड है, अब हम लोग वो सीखने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा जरा। तो चलिए सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका देखते हैं। आसान है, आप सबको बड़े आराम से समझ में आने वाला है। देखो क्या है तरीका। मैं एक काम करता हूं, मैंने कोई भी एक ऐसे बॉडी बना ली है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैं ये मान सकता हूं कि कोई भी बड़ी बॉडी जिसका वेट W है वो कई सारे छोटे छोटे वेट से मिलकर बनी होती है, कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और हर पार्टिकल का अपना एक वेट होता है। तो मैं इसके अंदर ना कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल मान लेता हूँ। ये W1 मान लिया, फिर मैंने इधर W2 मान लिया, फिर मैंने इधर W3 मान लिया। ऐसे करके ढेर सारे पार्टिकल होंगे, डॉट 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 करके, है ना, ऐसे मान लिया। और y एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है पहले वाले की, ये डिस्टेंस को मैंने x1 मान लिया, इस डिस्टेंस को मैंने x2 मान लिया, और इस डिस्टेंस को मैंने x3 मान लिया। ठीक, अब देखो जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे छोटे, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरी बॉडी को। यानी सारे पार्टिकल का अगर मैं वेट जोड़ दूंगा, सारे पार्टिकल का अगर मैं वेट ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल बॉडी का वेट W मिलेगा। वो W कहां काम कर रहा होगा, वो W इस पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा होगा। तो मान लेता हूं कि इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं है, इस जगह पर है, और वो W जो है ऐसे काम कर रहा है, ये है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, y एक्सिस के अबाउट ये जितने छोटे वाले वेट हैं इन सबका मूवमेंट ले रहा हूं। तो मूवमेंट क्या होता है बच्चों, मूवमेंट होता था फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहां पर फोर्स हमारा वेट की तरह ट्रीट हो जाएगा, और डिस्टेंस कितनी है, x1। y एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं। तो अगर मैं W1 का मूवमेंट लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, W1 इंटू x1। W2 का लूंगा तो W2 इंटू x2, W2 इंटू x2 प्लस इसी तरह से W3 इंटू x3। ये डिस्टेंस हो गई हमारी। और लेकिन ये इतने तो है नहीं, छोटे पार्टिकल बहुत सारे हैं, तो इस तरीके से डॉट 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 करते चले गए हम लोग। ठीक, ये मूवमेंट आ गया बच्चों कहां पर, y एक्सिस के अबाउट हमने निकाला, ये मूवमेंट आया हमारा। ठीक, अगर इन सारे छोटे पार्टिकल का मूवमेंट मैंने निकाला और वो ये आया, तो भाई जो पूरी बॉडी का वेट है उसका भी तो मूवमेंट अगर मैं निकालूं इस y एक्सिस के अबाउट, तो वो भी उतना ही आना चाहिए। इस दूरी को मैंने x मान लिया, डिस्टेंस को, तो इसका मूवमेंट कितना हो गया y एक्सिस के अबाउट, यानी my w इंटू एक्सी, w इंटू एक्सी। मतलब क्या हो गया कि सारे छोटे पार्टिकल का मूवमेंट, और अगर सारे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई बॉडी का मूवमेंट y एक्सिस पे निकालोगे तो सेम ही तो होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों मूवमेंट जो होंगे वो बराबर होंगे।
और अगर बराबर होंगे तो यहां से बच्चों हम लोगों को क्या मिल रहा है कि W इंटू एक्सी, एक्सी को स्मॉल कर दे रहा हूँ वरना वो मल्टीप्लाई जैसा सिंबल लग रहा है आप लोगों को, कंफ्यूज हो सकते हो, तो स्मॉल एक्स लिख दे रहा हूँ। कई किताबों में एक्सी भी लिखा रहेगा स्मॉल से कैपिटल से, कई किताबों में एक्स बार भी लिख देते हैं। तो W इंटू एक्सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से अगर मैं XC की वैल्यू निकालूंगा तो XC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 डॉट 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 अपॉन W नीचे चला जाएगा। सही है ना बच्चों इतना। और यहां से फिर देखो कि W क्या था, W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन, तो इस W की जगह मैं फिर लिख सकता हूं, यानी XC की वैल्यू आ गई हमारे पास W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 एंड सो ऑन अपॉन W1 प्लस W की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों, W1 प्लस W2 प्लस W3 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपने स्मॉल पार्टिकल माने हैं वो आपके ऊपर है। ये समझ में आया बच्चों कैसे आया XC की वैल्यू? ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, अब यहां से नोट कीजिए, फोटो भी दे रहा हूं मैं आपको। चलिए बच्चों देखते हैं। अभी किसी ने पूछा सर ये XC क्या है, तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे कोई बॉडी है और उसका सेंट्रॉइड ये है 2,3, तो इसमें 2,3 अगर पॉइंट है तो 2 क्या है और 3 क्या है। तो अगर आपको थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानकारी हो, ध्यान से देखिएगा, तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो दूरी कहाँ से होती है, y एक्सिस से, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो दूरी कहाँ से होती है, x एक्सिस से। तो अगर ये सेंट्रॉइड था तो सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग XC कहते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग YC कहते हैं। अभी समझ में आ गया XC क्या है। सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट है उसको XC कहते हैं, सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट है उसको YC कहते हैं। तो अभी देखो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है इसका वो क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं। तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से दूरी होता है, तो y एक्सिस से दूरी को कितना माना है, XC, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ वो एक हो गया XC और दूसरा होगा YC। YC क्या होगा, x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, तो वो तो अभी मैंने निकाली नहीं है, मैंने अभी केवल XC निकाली है, यानी पहला कोऑर्डिनेट आ गया सेंट्रॉइड का। ये रहा वो फॉर्मूला, अभी समझ में आ गया। सेंट्रॉइड का पहला कोऑर्डिनेट यानी XC निकालने का ये फॉर्मूला है। ओके, इसी तरीके से अब इसको तो मैंने समझा दिया है, बाकी इसी में फिट करता जाऊंगा। अगर मैं YC की बात करता तो यहां पर W इंटू YC हो जाता, और यहां X1 की जगह Y1 Y2 Y3, बस इतना चेंज होता बच्चों, Y1 Y2 और Y3, और ये क्या हो जाता बच्चों, अब की बार ये हो जाता YC, ये क्या हो जाता YC। तो ये YC का फॉर्मूला हो गया। इसको भी जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बस सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला YC के लिए नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बच्चों देखिए, हम लोगों ने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट यानी XC YC के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अगर जो बॉडी हमारे पास है वो 3 डायमेंशनल है यानी कि वेट वाली है, तो उसके लिए मैंने XC का क्या फॉर्मूला निकाला बच्चों, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 एंड सोन अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3, ये फॉर्मूला निकाला। और इसी तरह मैंने YC का भी निकाला है, सब लिख देता हूं अभी मैं। चलिए बच्चों थोड़ा आपको समझा देता हूं, मैंने कई सारे फॉर्मूले लिखे हैं, ध्यान से सुनो। अगर 3D बॉडी और वेट वाली बॉडी है, यानी 3D बॉडी और वेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो XC YC के ये फॉर्मूले जो अभी हम लोगों ने निकाले थे। अगर हम 2 डायमेंशनल बॉडी की बात कर रहे हैं तो 2 डायमेंशनल बॉडी में हम लोग एरिया की बात करेंगे,
तो W को रिप्लेस कर देंगे A से, यानी जहाँ जहाँ W1 W2 था वहाँ A1 A2 A3 हो जाएगा। ये देखिए A1 A2 A3, बाकी वही फॉर्मूला YC का A1 Y1 A2 Y2 A3 Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग वन डायमेंशनल बॉडी की बात करेंगे तो उसमें हम लोग किसकी बात करते हैं बच्चों, लेंथ की बात करते हैं, यानी L की बात करते हैं। तो जो ये W था ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, L1 से, L1 L2 L3, L1 L2 L3। तो ये फॉर्मूले बन गए L1 X1 प्लस L2 X2 प्लस L3 X3 अपॉन L1 प्लस L2 प्लस L3, और इसी तरह YC के हो गए। अभी सुनते रहिए, आप लोग कहेंगे सर ये आपने तीन ही लिखे हैं L1 L2 L3, क्या तीन ही होंगे हर एक में? नहीं, किसी भी बॉडी को कितने भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। जितने कम पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मानोगे ये फॉर्मूला उतना छोटा होगा। भाई अगर तुमने किसी बॉडी को 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ माना तो ये फॉर्मूला कहां तक जाएगा बच्चों, W4 तक जाएगा। किसी बॉडी को तुमने 6 पार्ट से मिलकर बना हुआ माना तो ये फॉर्मूला W6 तक जाएगा, बढ़ गया। तो कोशिश ये होगी कि हमेशा कम से कम पार्ट को से मिलके बनी हुई उस बॉडी को हम लोग मानेंगे। लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या सीखा कि सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, 1D 2D 3D डायमेंशन का सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या मतलब है, और उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड निकालने के मेथड, यानी कि ये फॉर्मूले। इनके सवाल बहुत आसान है, बस इसमें वैल्यू रखनी होती है, कैलकुलेट करिए तुरंत आंसर। तो वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आई होप आपको ये सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो वीडियो मैंने पहला बनाया वो समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में आप लिख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और अच्छे से समझ में आ गया है तो भी अपने कुछ शब्द ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।